दोस्तों आज है 6 जुलाई 2022 और आज आपको करंट अफेयर्स के सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हमारा 10वां एपिसोड है। अभी तक उम्मीद है कि आप कुछ सेशन पसंद में आ रहे होंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं कि हमारा आज की क्या है महत्वपूर्ण न्यूज़ और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा में रहा है सिंगापुर। ज़रा सा सिंगापुर के बारे में देख लेते हैं। अगर आप मैप में देखें तो सिंगापुर देखिए, ये पॉइंट वाला जहाँ पे पॉइंट लगाया गया है यही है सिंगापुर। इसके अगर इस साइड देखें तो पैसिफिक ओशियन है और यहाँ पे देखिए इंडियन ओशियन पड़ता है। इसके इस साइड अगर आप बात करें तो देखिए ऑस्ट्रेलिया पड़ रहा है और यहाँ पे देखिए बे ऑफ बंगाल पड़ता है। देखिए इक्वेटर के ये थोड़ा सा ऊपर साइड में पड़ता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए, इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग में जानते हैं हम लोग सिंगापुर के बारे में। तो इसकी देखिए, ये जो हम लोग का सेशन है ये हमेशा ही एक मैं कंट्री के बारे में लाऊंगा और उसको डिस्कस कराऊंगा, जिससे कि एक एक कंट्री करके सबको हम लोग कंप्लीट कर पाएँ। अगर इसकी अवस्थिति देखें तो यह दक्षिण पूर्वी एशिया में पड़ता है। देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया में है क्योंकि ये देखिए नीचे साइड में यहाँ पे पड़ता है। दक्षिण पूर्वी पूर्वी एशिया में यहाँ पे पड़ता है। तो इसलिए इसकी स्थिति जो है वो द्वीपीय राष्ट्र है। ये पूरा पूरा द्वीप है। यह हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच स्थित है। देखिए ये हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच स्थित है। अभी मैं इसका लोकेशन आपको दिखाऊंगा। इसका विस्तार पृथ्वी के ऊपरी और पूर्वी दोनों गोलार्ध में है। इसकी सीमा दक्षिण चीन सागर और मलक्का से लगती है। दक्षिण चीन सागर, मलक्का, जलडमरू और रियूर द्वीप द्वीप समूह से लगती है। तो देखिए ये है हमारा सिंगापुर। तो सिंगापुर में देखिए, ये सबसे पहले दो चीज़ें आपको समझना है कि यहाँ पे देखिए इसके ऊपर साइड में क्या है। इसके ऊपर साइड में मलेशिया है। अगर आप ध्यान से देखिए तो देखिए यहाँ पे ऊपर में मलेशिया पड़ता है और यहाँ पे इंडोनेशिया पड़ता है। दिखाई नहीं दे रहा है, रुकिए थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ। देखिए दक्षिण चीन सागर, देखिए यहाँ पे ये वाला दक्षिण चीन सागर वाला एरिया है और यहाँ पे देखिए ये हिंद महासागर है यहाँ पे। तो इसके बीच में भी पड़ता है और साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखें इसको तो इंडोनेशिया यहाँ पे है। सिंगापुर देखिए इंडोनेशिया और मलेशिया के लगभग बीच में पड़ता है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जोहार है और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जोहार पड़ता है और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर यहाँ पे पड़ता है और स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर जो है यही इसका सबसे निम्नतम बिंदु है। सबसे निचला बिंदु यही वाला है। यहाँ पे देखिए एक चांगी एयरपोर्ट भी पड़ता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए एक टेकोंग आइलैंड पड़ता है, इसके बगल बगल में बिल्कुल टेकोंग आइलैंड पड़ता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए थोड़ा सा भौगोलिक विशेषता को देख लेते हैं। इसकी यहाँ की जो जलवायु है वर्ष भर यहाँ पे उष्ण और आर्द्र जलवायु बनी रहती है। निम्नतम बिंदु देखिए सिंगापुर जलडमरू है, मध्य है, जो मैंने अभी बताया आपको। उच्चतम बिंदु इसका बुकीत तिमाह है। बुकीत तिमाह याद रखिएगा ये नाम। भू भाग इसका जो है वो तराई है। लहरदार केंद्रीय पठार के अंतर्गत ये आता है। अगला देखिए राजधानी और सबसे बड़ा शहर इसका सिंगापुर सिटी है। राजधानी भी है और सबसे बड़ा शहर है। इसके पड़ोसी देश की अगर बात करें तो देखिए उत्तर में मलेशिया है, मैंने आपको दिखा दिया। दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम में इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया थोड़ा सा ऐसे ऐसे ब्रेक हो के फैला हुआ है और ये यहाँ पे तो देखिए आधा इधर जाता है आधा इधर जाता है, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। आधिकारिक भाषा यहाँ पे मलय है, मंडारिन है, तमिल है और अंग्रेजी है। तो देखिए इतनी यहाँ पे भाषाएं बोली जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वाला समझ में आपको आया होगा। अब खबरों पे चलते हैं। पहली क्या खबर है। तो देखिए पहला है विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन, जिसको FCRA नियम 2022 आया है। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम से ले लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए देखते हैं। विदेशी अंशदान, जिसको हम लोग विनियमन संशोधन FCRA नियम 2022 आया है। ये गृह मंत्रालय ने FCRA नियम स्टार्ट किया। FCRA नियम जो है वो विदेशी अंशदान संशोधन विनियम है। अब देखिए इसमें नियमों में क्या बदलाव आए हैं, इसको सबसे पहले समझते हैं। भारतीयों को बिना किसी प्रतिबंध के विदेशों में रहने वाले उनके रिश्तेदारों से वार्षिक रूप से 10 लाख रुपए तक प्राप्त करने की अनुमति मिली है। कि जो जिनके भी परिवार वाले विदेश में रहते हैं वो अपने घर वालों को पैसा तो ऑब्वियसली भेजेंगे, लेकिन वो पैसे की एक सीमा फिक्स कर दी गई है कि 10 लाख रुपए वार्षिक रूप से, एक साल में खाली वो 10 लाख रुपए ही भेज सकते हैं। पहले यह सीमा 1 लाख रुपए थी। पहले ये सीमा 1 लाख थी, अब यहाँ पे 10 लाख कर दिया गया है। तो ये परिवार वालों के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। यदि अंशदान की राशि नई सीमा से अधिक हो जाती है तो प्राप्तकर्ता 90 दिन के भीतर इसकी सूचना सरकार को दे सकता है। अगर सपोज़ कि उसने जो भेजा है पैसा वो अगर ज़्यादा है तो उसको 90 दिन के भीतर सरकार को सूचना अवश्य देनी पड़ेगी।
पहले 30 दिन में ही सूचना देनी पड़ती थी, पर अब समय है 3 महीने में सूचना आप दे दीजिए आराम से, थोड़ा आपको टाइम मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है इसमें FCRA अधिनियम का उद्देश्य देखिए क्या है। उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि हेतु विदेशी अंशदान या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग को प्रतिबंधित करना। तो ये बहुत ही सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य है, देखिए क्योंकि ऐसा होता है ना कि विदेश से पैसा आता है और उससे गलत काम होते हैं, तो इसीलिए ये वाला जो है FCRA अधिनियम लाया गया था। अब देखिए इसके बाद है ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन नारकोस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो इसको स्टार्ट किया था RPF द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें 1 महीने में 7.40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नशीली पदार्थों के उत्पादों को जब्त कर लिया गया है। देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। यह कार्यवाही रेलवे के माध्यम से हुआ है और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नारकोस कोड। देखिए कोई भी अगर चीज़ सुधार लाई जाती तो उसको कोई एक नाम दिया जाता है, फिक्स नाम। तो उसी तरह इसका नाम है ऑपरेशन नारकोस। जैसे कि यूक्रेन से भारतीयों को निकालना था तो उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। आइए अब अगला देखते हैं। देखिए इसके बाद फिर और भी थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग है। RPF को वर्ष 2019 में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ, जिसको हम लोग NDPS अधिनियम कहते हैं, उसमें 1985 के तहत तलाशी, जब्त और गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया था। देखिए 2019 में इसमें एक अधिकार ये वाला दिया गया था। अब आगे देखिए उसके बाद एक ये चर्चा में रहा है कोंकण सूर्य मंदिर। कोंकण सूर्य मंदिर देखिए उड़ीसा में पड़ता है। कोंकण का सूर्य मंदिर दर्शन करने वाले लोग शीघ्र ही जगमोहन के उत्तरी हिस्से में एक नक्काशीदार पत्थरों को देख सकेंगे। देखिए तो यहाँ पे एक जगह है जगमोहन, और वहीं पे देखिए उसके उत्तरी हिस्से में नक्काशी का कार्य चल रहा है, वो भी पत्थरों की नक्काशी का कार्य चल रहा है, तो उसको देख सकेंगे, इसीलिए ये खबरों में रहा है। अब देखिए उड़ीसा के कोंकण में सूर्य मंदिर के दर्शन करने वाले लोग शीघ्र ही जगमोहन के उत्तरी हिस्से में एक नक्काशी पत्थरों को देख सकेंगे। यह मंदिर उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है। मंदिर का निर्माण, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में कराया गया था। इसका निर्माण जो है वो पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा करवाया गया था। स्थापत्य कला अगर देखें तो स्थापत्य की ओडिशा शैली, या फिर उसको कलिंग शैली भी कहते हैं, कलिंग शैली में इसको बनवाया गया है। अब देखिए और भी थोड़ा डिटेलिंग, इसे 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर थी। अब उसके बाद देखिए एक चकमा है। चकमा के बारे में समझते हैं कि ये क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको हम लोग NHRC कहते हैं, ने अरुणाचल प्रदेश में चकमाओं के उत्पीड़न पर रिपोर्ट दर्ज किया है। चकमा के बारे में, चकमा जो समुदाय है, एक प्रकार का ये समुदाय है और अधिकांश ये लोग थेरवादी बौद्ध को मानते हैं। थेरवादी बौद्ध को मानते हैं। चकमा क्या है? एक समुदाय है, ये बात याद रखिएगा, एक समुदाय है और ये लोग थेरवादी बुद्ध को मानते हैं। प्रमुख समूह अनोखिया, तंदुगिया और मंगला। इसकी समूह की बात करें तो तीन समूह है, अनोखिया है, तंदुगिया है और मंगला है। देखिए ऐसे UPSC में क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, जैसे कि पिछले साल भी पूछा गया था। अब आगे देखिए वितरण, ये मुख्य रूप से बांग्लादेश के चटगांव हिल्स के क्षेत्र, म्यांमार, बर्मा के चिन और अराकान प्रांतों तथा उत्तर भारतीय राज्यों मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम एवं पश्चिम बंगाल में रहते हैं। तो अगर हम लोग ओवरऑल की बात करें तो देखिए बांग्लादेश में रहते हैं। बांग्लादेश में एक जगह है चटगांव हिल्स, वहाँ पे ये रहते हैं। म्यांमार में भी ये पाए जाते हैं, बर्मा में पाए जाते हैं, म्यांमार की कैपिटल में पाए जाते हैं। बर्मा में भी एक जगह है चिन और अराकान प्रांत, यहाँ पाए जाते हैं। अगर भारत की बात करी जाए तो मिजोरम में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश और असम एवं पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ये त्यौहार जो मनाते हैं ये एक अलग टाइप का त्यौहार होता है जिसको बीजू त्यौहार कहते हैं। इनकी भाषा जो है वो चकमा भाषा हिंदी आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। इनकी भाषा का नाम चकमा भाषा है, जो हिंदी आर्य परिवार की भाषा का हिस्सा है। अगला देखिए एक राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना आई है, मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप
प्रमोशन स्कीम, जिसको NAPS कहते हैं। देखिए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, जिसको हम लोग MSDE कहते हैं, उसने घोषणा किया है कि NAPS मतलब कि राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना प्रत्येक लाभ अंतरण, जिसको हम लोग DBT योजना का हिस्सा होगा कहते हैं। मतलब ये वाला जो NAPS है ये DBT का ही एक हिस्सा होगा। अब देखिए इसमें क्या है, अब सरकार राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, जिसको NSDC कहते हैं, के मध्य से प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में अपना योगदान सीधा स्थानांतरित करेगी। जो प्रशिक्षु होंगे उनके बैंक खाते में सरकार राष्ट्रीय विकास योजना के माध्यम से सीधे खाते में पैसा स्थानांतरित करेगी। जो वजीफ़ा, जिसको अध्येता वृत्ति या 25% यानी कि प्रति माह 1500 रुपये तक देय होगी। देखिए 1500 रुपये वजीफ़े के फॉर्मेट में दिया जाएगा। अब आगे देखिए, NAPS को वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य है देश में जिसने भी प्रशिक्षण कर रहे हैं को बढ़ावा देना। देखिए प्रशिक्षण का मतलब होता है जो स्किल से रिलेटेड जो भी प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको जो है वो पैसा 1500 रुपया दिया जाएगा। बस नॉर्मल सी ये बात है। साथ ही प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, संस्थानों को भी पैसे दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम का देखिए उद्देश्य ये है कि नियोक्ताओं को प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए प्रेरित करना। तो देखिए ये है। साथ ही गहन कौशल विकास के माध्यम से उनकी क्षमताओं को अधिकतम करते हुए उपयुक्त नौकरियों खोजने में सहायता करना। साथ ही साथ NAPS को प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के स्थान पर संचालन किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये किसकी जगह पे संचालन किया जा रहा है। तो ओवरऑल ये आपको समझ में मुझे लगता है आ गया होगा। बस इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी प्रशिक्षण ले रहे हैं, स्किल ले रहे हैं, उन लोगों को पैसा देना, साथ ही साथ संस्थाओं को भी पैसा देना, जिससे कि वो अपने आगे बढ़ सके। अगर देखिए इसमें बढ़ावा देना उद्देश्य है मेनली कि आप प्रशिक्षुत बने, प्रशिक्षण लें अच्छे अच्छे जगहों पे, उसको बढ़ावा देने से संबंधित है। अब देखिए अगला न्यूज़ जो है वो छठा न्यूज़ है ट्रांसजेंडर एथलीट के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ, जिसको हम लोग FINA कहते हैं, FINA ने नई लैंगिक समावेशी नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी है। देखिए लैंगिक समावेशी नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसका उद्देश्य देखिए क्या है, ट्रांसजेंडर एथलीट्स को उच्च स्तरीय महिला जल क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रतिबंधित करना है। तो देखिए ये प्रतिबंधित करने से संबंधित है। नई नीति के तहत पुरुष के महिलाओं में रूपांतरित ट्रांसजेंडर एथलीट FINA प्रतियोगिताओं में महिलाओं की श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तभी पात्र होंगे यदि, देखिए ट्रांसजेंडर एथलीट महिलाओं की श्रेणियों में तभी पात्र होंगे यदि उन्होंने 12 वर्ष की आयु से पहले रूपांतरण या फिर पुरुष से महिला करवाया हो। दूसरे नंबर पे उसने युवावस्था के टैनर स्केल के चरण 2 तक पहुंचने से पहले करवाया हो। मतलब देखिए इसमें यह है कि जो ट्रांसजेंडर एथलीट हैं उनको महिलाओं के प्रतिस्पर्धियों में शामिल कराने के लिए कुछ उनके पास योग्यता होनी चाहिए। तो पहली योग्यता है कि 12 वर्ष की आयु से पहले इनका रूपांतरण हो गया हो, मतलब ये पुरुष से महिला में बन गई हो। दूसरा है अपने युवावस्था के टैनर स्केल के चरण 2 में तक पहुंचने के पहले करवाया हो। तो ये भी दो चीज़ें हैं। इसके बाद है टैनर स्केल को टैनर चरणों या फिर लैंगिक परिपक्वता रेटिंग के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद है यह यौवनारंभ में शारीरिक परिवर्तनों की शुरुआत और प्रगति का वर्णन करने वाला एक पैमाना है। तो ये समझ में आ गया। और टैनर चरण क्या है, टैनर स्केल क्या है, यह यौवनारंभ के शारीरिक परिवर्तन जो भी होता है उसकी जो शुरुआत होती है उसकी प्रगति का वर्णन करता है। तो ये प्रगति का वर्णन करने के लिए एक पैमाना बनाया गया है। इसे सबसे पहले जेम्स टैनर ने प्रस्तुत किया था। अगला है देखिए नैतिक दुविधा की अगर हम लोग बात करें तो प्रतिस्पर्धात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित करना या समावेशिता को बढ़ावा देना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली खबर देख लेते हैं। ये थोड़ा सा फिगर गलत लग गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। 7th है शेंदूरनी वन्यजीव अभ्यारण्य। शेंदूरनी वन्यजीव अभ्यारण्य, इसमें देखिए शेंदूरनी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, यह अगस्त मलाय बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है। इसका नाम जो है स्थानीय प्रजातियों घोटा त्रावणकोरिया नाम पर रखा गया है। देखिए ये इसे स्थानीय रूप में
चेनकुरुंजी कहा जाता है। अवस्थित है ये देखिए दक्षिणी केरला में अवस्थित है। गठन हुआ था 1984 में। अब यहाँ पे स्थलाकृति की अगर हम लोग बात करें, यह 100 से 1550 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अलवर कुरीची है। अपवाह तंत्र की बात करें, प्रमुख नदियाँ यहाँ पे शेंदू नदी है और कडुतु रुटी है और कुल्तुपुड्डी है। तो ये भी याद रखिएगा। ये नदियाँ आपस में मिलकर कल्लाड़ा नदी का निर्माण करती है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसका निर्माण करती है, तो कल्लड़ा नदी का निर्माण करती है। वनस्पति यहाँ पे देखिए ग्लूटा ट्रैवनकोरिया है और टर्मिनालिया पेनिकुलाटा है और टी बैलेरिया है और कनेलिया एक्जालाटा है। तो ये नाम से याद रखिएगा, वनस्पतियों का नाम है जो यहाँ पे पाई जाती हैं। अब जंतु की बात करें तो यहाँ पे जंतु हाथी, गौर, सांभर, जंगली भालू, मालाबार, विशाल गिलहरी और नीलगिरी, लंगूर, शेरपूंछ, मकाक आदि पाए जाते हैं। ये सारे चीज़ें पाई जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि देखिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। वीडियो तो लंबी थोड़ी हो गई होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा और इस पे बने रहना होगा। 8वां देखिए माहुली मंदिर समूह के बारे में है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, जिसको हम लोग NMA कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय को माहुल समूह के मंदिरों के व्यापक विकास पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो देखिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने जो संस्कृत मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जो माहुली समूहों के मंदिर से संबंधित है। देखिए माहुली मंदिर समूह को दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण में स्थित है, इसीलिए इसको दक्षिण काशी के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर समूह 5 मंदिर शामिल है। इसमें 5 मंदिर हैं टोटल। समझते हैं इन मंदिरों का निर्माण सबसे पहले 11वीं से 12वीं शताब्दी में किया गया था। कब? 11वीं और 12वीं शताब्दी में किया गया था। यह मंदिर समूह महाराष्ट्र के सतारा में कृष्णा और वेन्ना नदी के संगम पर स्थित है। तो ये देखिए महाराष्ट्र में स्थित है और 2 नदियों के संगम पर, कृष्णा और वेन्ना नदी के संगम पर स्थित है। अब यहाँ पे देखिए मंदिर स्थापत्य कला की अगर बात करें तो स्थापत्य की हेमाडपंथी शैली है। स्थापत्य की कौन सी शैली है? हेमाडपंथी। ये शैली याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछ दिया जाता है। निर्माणकर्ता की अगर बात करें तो हेमाद्री पंडित द्वारा, जो देवगिरी के सेवना यादवों के दरबार में हेमांड पंत प्रधानमंत्री के पद पर थे। हेमांड पंत का मतलब होता है प्रधानमंत्री के पद पे थे। विशेषता इस मंदिर की क्या है? इस मंदिर समूह का परिसर सप्तभुजीय है। इसमें 7 भुजाएं होती हैं। इसमें सूखे पत्थरों को चिनाई, देखिए यहाँ पे सूखे पत्थरों को चिनाई से निर्मित गर्भगृह और मंडप भी है यहाँ पे। साथ ही एकल पत्थर पर उकेरी गई एक लंबी संरचना दीपमाल है यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा ये सब चीज़ों को ना अच्छे से समझने पर आपके PCS तक के एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए मैं इसको डिटेल में लाया हूँ। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान, देखिए ये क्या है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तटीय स्वच्छता दिवस मनाने के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया है। क्यों शुरू किया? देखिए अंतर्राष्ट्रीय, सबसे पहले तो तटीय समुद्री स्वच्छता दिवस मनाने के लिए कौन लॉन्च किया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तटीय को स्वच्छता दिवस मनाने के लिए क्या लॉन्च किया? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया है। तो ऐसे डिटेलिंग करते हुए पढ़ना है हमें और घबराना नहीं है। अगर जो कुछ भी टफ चीज़ें लगे उनको आप इधर उधर से देख के कंटेंट को पूरी तरह से समझने की कोशिश करिए। देखते हैं आप, यह विश्व में अपनी तरह का पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला तटीय सफाई अभियान है। देखिए विश्व में इसने रिकॉर्ड बनाया है। इसका उद्देश्य भारतीय तटों पर लगभग 1500 टन अवशिष्ट को हटाना से संबंधित है। ये इससे न केवल पर्यटकों या स्थानीय लोगों को बल्कि जलीय जीव और समुद्री जीवों को भी राहत मिलेगी। ऑब्वियसली अगर सफाई हो जाएगी तो जलीय जीवों को राहत मिलेगी। और तटों पर फैले अवशिष्टों के कारण जिनको संकट होता था, तटों में देखिए लोग पानी वगैरह में गंदा कर देते थे, जिसकी वजह से मछलियों वगैरह को नुकसान होता था। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तटीय सफाई दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ये भी याद रखना है आपको। अब देखिए एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, आपने भी नाम सुना होगा, इनका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। तो क्योंकि हिस्ट्री में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है और उनकी अभी 125वीं जयंती मनाई गई है। तो देखिए ये
इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1897 से 1924 तक रहता है। सबसे पहले इनको थोड़ा सा पिक्चर में देख लेते हैं, ये लगते कैसे थे देखने में, उसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग। तो देखिए यही हैं अलीरू सीताराम राजू जी, यही हैं। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। आपने एक बार पिक्चर देख लिया, पिक्चर आपके माइंड में बन गई होगी। अब देखते हैं कि क्या है इनके बारे में विशेष तथ्य, विशेष चीज़ें जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इनकी 125वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आंध्र प्रदेश में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म जो हुआ था पश्चिमी गोदावरी जिले के मोगल्लू गांव में हुआ था। मोगल्लू गांव पश्चिमी गोदावरी जिला था। स्थानीय लोग इन्हें मन्याम वीरूडू कहते थे, जिसका मतलब होता है जंगलों का नायक। जंगलों का नायक इसको स्थानीय लोग कहते हैं अभी भी। उसके बाद है, उन्होंने पूर्वी घाट क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों से संघर्ष भी इन्होंने किया था। उन्होंने 1922 में शुरू हुए एम्पा विद्रोह का नेतृत्व किया था। ध्यान रखना है, ये विद्रोह का नाम एम्पा विद्रोह है। अब उन्होंने देखिए मद्रास वन अधिनियम 1882 का विरोध किया था। मद्रास वन अधिनियम का विरोध किया था इन्होंने। इनके तहत जनजाति को पोडू या फिर स्थानांतरण कृषि करने से संबंधित है। इनके तहत जनजातियों को पोडू या फिर स्थानांतरित कृषि करने से प्रतिबंध कर दिया गया था। देखिए इस वाले नियम में जो है स्थानांतरण कृषि करने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था, यह मद्रास वन अधिनियम 1882 में। और लघु वनोपज एकत्र करने के उनके अधिकार को भी छीन लिया गया था, तो इसलिए इन लोगों ने विद्रोह किया था। व्यक्तिगत मूल्य की बात करें तो ये देशभक्ति की भावना से प्रेरित, गहन करुणा और साहस और मजबूत नेतृत्व कौशल वाले व्यक्ति थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप जुड़े हमसे। अब देखिए डेली ऐसा ही सेशन चलेगा। थोड़ा सा आज मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि मुझे प्रिपेयर करने में इसको थोड़ा सा टाइम लग गया। तो उम्मीद करते हैं कल से मैं 5 बजे डेली डाल दूँगा वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और धन्यवाद आपका बहुत बहुत।